Dawood Ibrahim, the boss of the Mumbai organized crime syndicate, the D Company, decided that I've got to get these fellows come what may. अगर वो डरा सकते हैं पब्लिक को तो हम भी उनको डरा सकते हैं. This kind of situation became known as an encounter. The effect on organised crime in Bombay was massive. The said the floor is kept closed for others. Only top officials and close family have access to it. There is no confirmation yet on the poisoning angle. Information has been shared and confirmed by a former close lieutenant member of the gang. भारत का दुश्मन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपनी आंखें सांसें गिन रहा है, ऐसे कहा जाता है. आज हम बात करेंगे इस वहशी दरिंदे के बारे में. क्यों पाकिस्तान ऐसे दरिंदे को सपोर्ट करती है, 30 साल पहले क्यों ये पाकिस्तान चला गया था, इसने हमारे देश में क्या दरिंदगी की थी, इसकी वजह से हमारे यहाँ कितने मासूम लोग मारे गए, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और कई देशों की पुलिस से बचने के लिए वो पाकिस्तान में शरण ले बैठा है. और पाकिस्तान आतंकवादियों में शरण देने के मामले में कभी पीछे नहीं हटती है, ये हम लोगों को अच्छे से पता है. चलिए आज समझते हैं कैसे एक ईमानदार हवलदार के घर में पैदा हुआ एक डी कंपनी का मुखिया जो आज पूरी दुनिया में मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन है. 1955 में पैदा हुआ शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर, जिसे हम जानते हैं दाऊद इब्राहिम के नाम से. ये बचपन से ही पॉश लाइफ जीने की चाहत रखता था, इसलिए उसने बहुत ही कम उम्र में डकैती, चोरी, स्मगलिंग ये सब शुरू कर दिया. पिता हवलदार होने के कारण उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं थी, इसलिए उसके पिताजी उसे घर से निकाल देते हैं. इसके बाद दाऊद इब्राहिम, जो करीम लाला वहाँ का गैंगस्टर था मुंबई का, तब उसके पास जाता है और उसके साथ काम करना स्टार्ट कर देता है. करीम लाला और हाजी मस्तान, इन दोनों का 1980 में मुंबई में राज चल रहा था. ये बड़े गैंगस्टर थे मुंबई के तब. लेकिन 1980 के बाद जब करीम लाला के साथ दाऊद इब्राहिम जुड़ जाता है, तब बहुत ही कम समय में सारे गैंगस्टर को पीछे छोड़कर दाऊद इब्राहिम अपनी डी कंपनी बना लेता है और मुंबई का 1 नंबर का डॉन बन जाता है. उसका दिमाग लोमड़ी से भी शातिर था, इसीलिए पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई. गैंगस्टर का बाप बन चुका था वो मुंबई में. उसके पिताजी बड़े ही वफादार पुलिसकर्मी थे. उन्हें 7 बेटे और 4 बेटियां थी. दाऊद इब्राहिम ने 2 शादियां की थी. पहली पत्नी महजबीन, उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा. दाऊद इब्राहिम की जो बड़ी बेटी थी, उसकी शादी पाकिस्तान का जो क्रिकेटर जावेद मियांदाद है, उसके बड़े बेटे के साथ हुई थी. और दाऊद इब्राहिम की दूसरी पत्नी के बारे में किसी को कुछ खबर नहीं है. दाऊद का रहन सहन बहुत ही जंटल, लेकिन हाँ, उसे पॉश रहना पसंद है. और उसकी जो भाषा है वो उर्दू मिक्स टपोरी थी. डी कंपनी जब उसने बनाई, तब उसने मुंबई के हर एक इलाके के जो भी गैंगस्टर थे, जो भी गुंडे थे, उन सबको बुला के अपनी टीम में शामिल कर दिया. और इस तरह उसने अपनी डी कंपनी को स्ट्रॉन्ग बना दिया था. 1986 में दाऊद इब्राहिम भारत छोड़कर दुबई चला जाता है, क्योंकि अब उस पर इतने एक्ट्स लग चुके थे कि उसका पुलिस से बचना नामुमकिन था. अगर उसे पुलिस पकड़ लेती तो वो लंबे समय के लिए जेल चला जाता. इससे अच्छा उसने दुबई भाग जाना बेहतर समझा. दाऊद दुबई में रहकर भी अपना स्मगलिंग का और एक्सटॉर्शन का बिजनेस चला रहा था. उसका खास आदमी था छोटा राजन. लेकिन जो दाऊद इब्राहिम था, उसके आसपास सारे के सारे मुस्लिम लोग उसके गुर्गे बने हुए थे. उसके सारे गुर्गे मुस्लिम होने के कारण सिर्फ दाऊद का एक हिंदू रिलीजन का खास आदमी राजन था. और ये बात उसके गुर्गों को खटकने लगी, इसलिए उसके गुर्गे दाऊद के कान भरने लगे और इसके कारण दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी. दाऊद का मेन काम था एक्सटॉर्शन और स्मगलिंग. एक्सटॉर्शन के कारण उसने काफी लोगों को मार चुका था. दाऊद के पास खूंखार लोगों की बड़ी लंबी लिस्ट थी. उसके वहां पर अनीस इब्राहिम, जो उसका खुद का भाई था, छोटा शकील, लंबू शकील. इन्हें छोटा शकील और लंबू शकील इसलिए कहा जाता था कि इनके हाइट के कारण इन्हें ये नाम मिले थे. चेंबूर से छोटा राजन, आफ्ताब बटकी, अबू सालेम, शरद शेट्टी. बाबरी मस्जिद गिरने के बाद 1993 में दाऊद इब्राहिम का एक कंसाइनमेंट जहाज के थ्रू आ रहा था भारत में, तो पाकिस्तान के कुछ गैंगस्टर्स उसे लूट लेते हैं. इसके बाद ISIS का कॉल दाऊद इब्राहिम को जाता है और वो उसे कहते हैं कि उसे उसका वो कंसाइनमेंट वापस मिल सकता है. उसे उसके लिए उनका एक काम करना होगा.
जब दाऊद पूछता है कि काम क्या करना है, तब आईएसआईएस वाले उसे बताते हैं कि कुछ हथियार है जो वो पाकिस्तान से भारत भेजेंगे, उसे भारत में उतार लेना है और आगे वो जो कहेंगे वो कुछ काम करने, उसे बॉम्ब ब्लास्टिंग करना है। इसके बाद दाऊद के ऊपर, दाऊद के आसपास जो रहने वाले गुर्गे थे वो भी तो मुस्लिम थे, उन्होंने भी बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए, ये काम करने के लिए दाऊद को प्रेशर क्रिएट करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और उसे हामी भरवाते हैं। दाऊद के लिए भी ये कंसाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये कंसाइनमेंट बहुत कीमती था। अगर ये कंसाइनमेंट उसके हाथ से जाता तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसके बाद आईएसआईएस वालों को भी ये पता था कि दाऊद का जो स्मगलिंग का नेटवर्क है ये बहुत स्ट्रांग है और इसके स्मगलिंग के नेटवर्क के थ्रू वो हैंड ग्रेनेड, AK-47 और कुछ RDX आसानी से पाकिस्तान से भारत भेज सकते थे। मोहम्मद डोसा, दाऊद फंसे और टाइगर मेमन, ये 3 लोग दाऊद इब्राहिम के लिए उसका स्मगलिंग का नेटवर्क संभालते थे। दाऊद अपने स्मगलिंग नेटवर्क का यूज करके जो आईएसआईएस ने भेजे हुए हथियार थे, RDX, AK-47, हैंड ग्रेनेड, ये सब हथियार गुजरात बॉर्डर और रायगढ़ में उतार लेता है। ये सारे हथियार जो है ये समुंदर के रास्ते आते हैं। इसके बाद कुछ खास लोगों को चुनकर दाऊद उनको पाकिस्तान भेज देता है ट्रेनिंग के लिए और वो लोग वहां से बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग लेकर वापस भारत आ जाते हैं। इसके बाद टाइगर मेमन के घर में, माहिम में, ये बॉम्ब बनाने का काम शुरू हो जाता है। 12 मार्च 1993 को बम गाड़ियों में रखने के बाद गाड़ियां मुंबई में 12 अलग अलग लोकेशन पे रखी जाती है। के बाद धुएं का गुबार छटा तो तबाही का मंजर सामने आया। बेसमेंट की पार्किंग में RDX से लदी एक कार में टाइमर के जरिए धमाका हुआ था, जिसमें 84 बेगुनाह मारे गए और करीब 250 जख्मी हुए थे। दोपहर 1:30 बजे बॉम्ब ब्लास्ट शुरू होते हैं और 3:40 पर बॉम्ब ब्लास्ट खत्म होते हैं। 2 घंटे 12 मिनट में 12 धमाके, 257 की मौतें और 713 लोग घायल हो जाते हैं। दाऊद इब्राहिम और उसके कुछ वहशी दरिंदों के कारण कई मासूम लोग अपनी जान खो बैठते हैं। 12 मार्च 1993 ये वही दिन है जिस दिन देश की माया नगरी दहल उठी थी। भारतीय इतिहास का वो दिन जिसने देश में आतंकवाद की नई परिभाषा कर दी। इन सीरियल धमाकों में 257 लोग मौत की नींद सो गए। 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद रॉ छोटा राजन को अपने साथ जोड़ लेती है और जो भी दोषी लोग हैं इस बॉम्ब ब्लास्ट में, इनको एक एक कर छोटा राजन के हाथों ही खत्म कर देती है। इसमें छोटा राजन कई लोगों को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग थे जो पाकिस्तान भाग चुके थे, जिनमें याकूब मेमन और टाइगर मेमन थे। याकूब मेमन और टाइगर मेमन अपनी जान बचाने के लिए 12 मार्च 1993 को ही, मतलब जिस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसी दिन भागकर पाकिस्तान चले जाते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है, मतलब इनकी जो जान है वो जान है और इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करके जो मासूम लोगों की जान ली, उनकी जान नहीं थी। अब समझते हैं कि छोटा राजन ने रॉ को हेल्प क्यों की। छोटा राजन का इसमें ये कहना था कि ये जो दाऊद इब्राहिम ने बॉम्ब ब्लास्टिंग की उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं था। अगर उसे इसमें से कुछ भी पता होता तो वो दाऊद इब्राहिम को बॉम्ब ब्लास्टिंग करने नहीं देता। इसीलिए उसने अपने आप को देशभक्त दिखाने के लिए रॉ की हेल्प की और जो भी दोषी लोग थे उनको एक एक को चुन चुन के मारा। छोटा राजन देशभक्त और दाऊद इब्राहिम देशद्रोही। मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने रख दी है। अब आप देखो आपको किसको क्या टाइटल देना है। IB एंड रॉ दोनों ने मिलकर छोटा राजन का यूज करके दाऊद के लोगों को मरवा तो दिया, लेकिन अब यहाँ सवाल ये बचता है कि फिर छोटा राजन ने दाऊद के खिलाफ जाकर IB और रॉ को हेल्प क्यों की। एक्चुअली इसमें मतलब ये जो सिनारियो है इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो पहली बात ये है कि दाऊद और छोटा राजन, इन दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ था। इन दोनों के बीच में बड़ी नहीं लेकिन दुश्मनी तो हुई थी, इसीलिए दोनों अलग हुए थे और इसी वजह से छोटा राजन ने रॉ को हेल्प करके उसके जो भी बॉम्ब ब्लास्टिंग में दोषी लोग थे उनको मरवा दिया। और दूसरी बात यह है कि छोटा राजन का कहना है कि वो एक देशभक्त है, उसे अपने देश से प्यार है। अगर उसे पहले ये पता होता कि दाऊद इब्राहिम ये बॉम्ब ब्लास्टिंग मुंबई में करने वाला है तो वो उसे ये सब करने ही नहीं देता। इतना ही नहीं, नेपाल में एक सांसद दाऊद के लिए काम करता था, उसे भी छोटा राजन की हेल्प से रॉ ने मरवा दिया। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी दाऊद का स्मगलिंग का जो बिजनेस है
वो चल ही रहा था, क्योंकि मुंबई में उसका उतना बड़ा नेटवर्क था। लेकिन 9/11 का जो अमेरिका ट्रेड सेंटर का हमला था, इसके बाद अमेरिका सारे देशों के साथ एक ट्रीटी करता है कि किसी देश का दोषी किसी और देश में जाता है तो वो देश सामने वाले देश को उसे सौंप देगा। जैसे दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है अभी, और पाकिस्तान तो ऐसा है कि जितने भी टेररिस्ट है उनको वो सहारा देगा ही देगा। तो जैसे हम ऐसे पकड़ते हैं कि दाऊद इब्राहिम अमेरिका में होगा और भारत की और अमेरिका के बीच में अगर ट्रीटी होगी तो अमेरिका हमें दाऊद को सौंप देगा। इस तरह की ट्रीटी उस वक्त बनाई गई, और इसके बाद फिर दाऊद डर जाता है और दाऊद दुबई छोड़कर पाकिस्तान जाके छुप जाता है, क्योंकि उसे पता है पाकिस्तान से उसे कोई नहीं निकालेगा। जब वो पाकिस्तान चला गया उसके बाद वो 1-2 बार दुबई गया है, इसके अलावा वो ना के बराबर पाकिस्तान से बाहर निकला है। अब देखते हैं मुंबई में क्यों बढ़ा माफिया राज। एक्चुअली मुंबई में जो समुंदर है उसकी वजह से समुंदर के रास्ते स्मगलिंग करना आसान है, ये एक पहला रीजन है। इसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि सारे बड़े बैंकों के हेड ऑफिसेस मुंबई में है। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दूसरा बॉलीवुड है, तीसरा कंस्ट्रक्शन बिजनेस बहुत बड़ा है मुंबई का, और चौथा यहाँ पे जो है वो है स्टॉक मार्केट। और इन सब बिजनेस में अरबों करोड़ों की लेन देन होती है, और इसी के कारण वहाँ पे अंडरवर्ल्ड का राज बढ़ गया। 80 के दशक के बीच में हाजी मस्तान, करीम लाला, यूसुफ पटेल ये लोग स्मगलर्स थे, और वर्धा राजन मुडलियार ये दारू माफिया था। इन लोगों के बीच में छोटे मोटे झगड़े होते थे, और जिसके कारण कभी कभार एक आध मर्डर होता था, लेकिन गैंग वॉर नहीं होते थे। उस वक्त इन लोगों का मेन बिजनेस था स्मगलिंग, जिसमें सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें ये सब होता था। लेकिन उस वक्त एक्सटॉर्शन भी नहीं था और गैंग वॉर भी नहीं थे, और व्यापारियों के जान के लिए खतरा भी नहीं था। दाऊद शुरुआती दिनों में हाजी मस्तान के लिए काम करता था, लेकिन उसके सपने बड़े थे, इसीलिए वो बहुत जल्दी हाजी मस्तान से अलग हो जाता है। जब वो हाजी मस्तान से अलग होता है तो वो अपनी डी कंपनी खोलता है। उसके सपने बड़े थे तो वो बहुत ही जल्दी मुंबई का डॉन बन जाता है, और इसी के चलते फिर मुंबई में गैंग वॉर बढ़ने लगते हैं। दाऊद की जो गैंग थी वो पठान गैंग को खत्म कर देती है, और इसके बाद स्मगलिंग, गैम्बलिंग, लिकर बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, फिल्म लाइंस, इन सब पर दाऊद का कब्जा हो जाता है। लोगों को डराओ तो पैसा मिलता है, और पैसा फेंको तो किसी को भी खरीद सकते हैं, ये सोच रखता था दाऊद इब्राहिम। और इसीलिए वो अपने जेब में रखता था कस्टम ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, इन सबको। कि क्राइम तो हमेशा ही मुंबई में मतलब वो कंटिन्यू रहता ही है। Organized crime really exploded in the 90s. सरेआम मर्डर होते थे, कोई सेफ नहीं था। आप समझते हैं कि ये जो मुंबई के जो बिजनेसमैन लोग थे वो दाऊद से क्यों डरते थे? दाऊद ने जब वसूली के लिए फोन किया तो ये लोग पैसा क्यों देते थे? तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे किस्से। एक्चुअली दाऊद का एक गुर्गा था, छोटा शकील। छोटा शकील एक बार रूपम शोरूम के मालिक भरत शाह को कॉल करता है और वसूली के लिए पैसे मांगता है, लेकिन भरत शाह उस वक्त मना कर देते हैं। अब भरत शाह का जो शोरूम है, रूपम शोरूम, एग्जैक्टली क्रॉफर्ड मार्केट में मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है उसके अपोजिट साइड में था। तो वो पुलिस की हेल्प लेके पुलिस प्रोटेक्शन लेते हैं, और इतना ही नहीं, उनकी जो बिजनेस कम्युनिटी होती है उसके वो लीडर होते हैं। इसलिए वो बाकी बिजनेसमैन को भी कहते हैं कि अगर डी गैंग की तरफ से एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आए तो वो किसी को भी पैसा ना दे, और सारे बिजनेसमैन को पुलिस से प्रोटेक्शन मिलने लगता है। कुछ महीने चले जाते हैं, माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है और पुलिस प्रोटेक्शन निकाल लिया जाता है। इसके बाद एक दिन ऐसे होता है कि भरत शाह अपने रूपम शोरूम से निकलते हैं और उनके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में जो आईएसडी था वहां चले जाते हैं अपने एक रिलेटिव को कॉल करने के लिए, और वहां पे डी कंपनी के 2 लोग बाइक पे आते हैं और भरत शाह को गोली मारकर चले जाते हैं। दूसरा किस्सा है दाऊद इब्राहिम और अरुण गौड़ी के बीच में का। दाऊद को मुंबई पे राज करने का ऐसा नशा छाया हुआ था कि उसने अपने लिए मुंबई में कोई कॉम्पिटिटर रखा ही नहीं था। लेकिन जब अरुण गौड़ी का नाम बढ़ने लगा तो फिर एक दिन दाऊद के लोग अरुण गौड़ी के भाई पापा गौड़ी को मार डालते हैं। इसका बदला लेने के लिए अरुण गौड़ी फिर दाऊद इब्राहिम की जो बहन थी हसीना पारकर, उसका पति इब्राहिम पारकर को मार डालता है। अब ये दोनों के झगड़ों के बीच में
फिर होता ऐसे कि जिन लोगों ने इब्राहिम पार्कर को मार डाला, इन लोगों को कोई और मारते हैं, इसके लिए ये लोग जे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। जब दाऊद गैंग को इस बात का पता चल जाता है, इब्राहिम को जिन लोगों ने मारा है उनको किसी ने मारा है और वो लोग जे हॉस्पिटल में एडमिट है, तब वो लोग उन्हें ढूंढने जे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, रेकी करते हैं। जब उन्हें वो लोग मिल जाते हैं तो वो वहां पर दाऊद की जो गैंग है वो 500 गोलियों की फायरिंग करती है, जिसमें अरुण गवली के लोग तो मारे जाते ही है, कुछ पुलिसकर्मी भी मारे जाते हैं। और ये सब शूट आउट में दाऊद के जो लोग थे वो लोग AK-47 यूज करते हैं। दाऊद को क्रिकेट और फिल्मों का बहुत शौक था। एक बात का किस्सा ऐसा है कि दाऊद इब्राहिम क्रिकेट देखने क्रिकेट स्टेडियम गया था और वहां पे वो जब क्रिकेटर्स के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा तो उस वक्त जो कैप्टन थे वो कपिल देव थे, वो उसे वहां से निकाल देते हैं। लेकिन दाऊद इब्राहिम कपिल देव पे गुस्सा नहीं निकालता है, वो कपिल देव को कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसे क्रिकेट से और क्रिकेटर लोगों से बहुत प्यार था। इसके अलावा उसे फिल्मों से भी इतना प्यार था कि मतलब फिल्म के आर्टिस्ट थे उसकी पार्टियों की शान रहा करते थे। 90 के दशक में मुंबई पर डी कंपनी का राज था। उस वक्त कोई बॉलीवुड की हस्ती, कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाला, कोई भी धूमधाम से दिवाली नहीं मना सकता था, कोई बड़ी शादी नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, मतलब कोई बड़ा घर लेने का या गाड़ी लेने का सोच ही नहीं सकता था। अगर किसी ने गलती से बड़ी धूमधाम से शादी कर ली तो सामने वाले की शामत आ गई समझो। एक्चुअली उस वक्त एक्सटॉर्शन का जो बिजनेस था वो इतना पीक पॉइंट पे था कि किसी बिजनेसमैन को या किसी बॉलीवुड स्टार को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आ गया और सामने वाले ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा पैसे, तो समझो वो मर गया। अगर किसी बिजनेसमैन ने एक्सटॉर्शन मनी दे दिया तो फिर उसको दूसरे गैंग को भी पैसे देने पड़ते थे। मतलब सामने वाले बोल देते थे कि आपने डी कंपनी को तो पैसे दे दिए, फिर हमें क्यों नहीं दे रहे। मतलब एक गैंग को पैसे दिए तो दूसरे गैंग को पैसा देना ही पड़ता था उस वक्त। बिजनेसमैन लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था इन लोगों ने। 90s में 100 से ज्यादा बिजनेसमैन एक्सटॉर्शन के कारण मर चुके हैं। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी हमारे देश के दुश्मन अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम की। अगर ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।